एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। आज के दिन को इतना बड़ा इवेंट बीजेपी क्यों मना रही है? एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के एनडीए के सारे नेता, केंद्रीय मंत्री सब अभी भारत मंडपम में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी अभी थोड़ी देर के अंदर होने वाली है। कांग्रेस कह रही है ये तो गिनती अधूरी है, 1952 से गिनती क्यों करेंगे? नेहरू जी तो 47 से थे प्रधानमंत्री। नहीं, ये इतना बड़ा है सौरभ, और जितना बड़ा आप समझिए उससे ज़्यादा बड़ा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। अगर आप समझे गिनती की बात, वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि 1947 में जब नेहरू जी बने पीएम पहली बार, तो ऐसा तो था नहीं ना कि वो निर्वाचन के द्वारा आए थे, निर्वाचित हुए थे। वो तो 52 में इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन, तो वो 5 साल तो आपको प्लेट में सजा के मिल गया। दूसरी चीज़ की देखें कि नेहरू जी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद एक पूरे थाल में सजा के दिया गया, थाल की बात मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, जो परिस्थितियाँ भी रहीं कि अंग्रेज छोड़ के गए, गुलामी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वो रहा, उसमें संघर्ष रहा, गांधी जी किस प्रकार से साथ थे, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आप देखें तो सब कुछ एक तरह से तय करके कर दिया कि आप ही होंगे पीएम। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगर तुलना आप करें तो इनके केस में वो चीज़ नहीं था। उनकी अपनी पार्टी के लोग तब नहीं चाह रहे थे। क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता चाह रहे थे क्या तब कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए? आप बताइए। अब बीजेपी के जितने नाम, मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाह रहे थे, आप जितने नाम उस समय लेकर देख लें, उनका रास्ता लगातार रोकने की कोशिश की जाती थी। उस कंडीशन में वो व्यक्ति एक गुजरात जैसे छोटे से स्टेट, ऐसा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से तुलना करें कि बहुत सांसदों का बड़ा हुजूम हो, जनसंख्या बड़ी हो, गुजरात जैसे छोटे स्टेट से वहाँ पर वो व्यक्ति एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं और उस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं अपने संसाधनों के साथ, अपने लोगों के साथ। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है पॉलिटिकली, इसको देखिए। तो बीजेपी के सौरभ तब बड़े बड़े नेता ये कहते थे, जब पूछा जाता था कि मोदी जी को पीएम कैंडिडेट के तौर पे अनाउंस किया जाए क्या, तो नाम उन लोगों का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो सीधे आते नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, जैसे वैसा होगा जेडीयू तुरंत भाग जाएगी, तब जेडीयू साथ थी तो हमारा वोट 5% वैसे ही घट जाएगा। बाद में जब हो गए तो पूछा जाता था कि नंबर्स कितने आएंगे, 180, 190, 200, 210। तो तत्कालीन बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ख्वाहिश ये थी कि नरेंद्र मोदी के सहारे उतने नंबर आ जाएंगे और उन नंबर के बाद इनके नाम पर तो सपोर्ट आएगा नहीं एलाइज का, प्रधानमंत्री तो हम लोगों का रहेगा। और उस हिसाब से मोदी जी से इक्वेशन ठीक रखी है। और इसमें एक आपको दिलचस्प चीज़ बताऊं, जो कि CR पाटिल ने कल बताया सौरभ, इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए, उनका ये कहना था कि गुजरात में, और तब भी हमें इस बात की जानकारी मिली थी जब इलेक्शन खत्म हो गया था 2014 के लोकसभा का, तो वहाँ पर तब मोदी जी ने वहाँ के सारे ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग नहीं, गेट टुगेदर, उनकी पत्नियों के साथ, और जो सांसद थे उनको भी बुलाया। और उसमें उन्होंने कहा, अभी काउंटिंग नहीं हुआ था, कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग से पहले और वो रिकॉर्ड पे, रिकॉर्डिंग में है वो, ऐसा नहीं है सिर्फ कहने की बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग में है वो चीज़। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा काम करने का अनुभव। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि मैंने अधिकारियों को कैसे हैंडल किया, उन्हें गेट आउट बोला कि नहीं, उन्हें डांटा कि नहीं, और इनकी पत्नियों को भी ये लग रहा होगा कि हो सकता है हमारे पति डांट सुनते होंगे मोदी से और हमें आके नहीं बताते। तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी पे कोई चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं, गेट आउट नहीं बोला, फाइल नहीं फेंका, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैं बता रहा हूँ। तो एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था, लेकिन उसमें सोचिए सौरभ ये है कि काउंटिंग से पहले इस बात को कहना। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि तब उन्होंने एक बार तीसरे फेज के बाद चेक किया था, उस सोर्स से मेरी भी बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली के पंडित लोग क्या कह रहे हैं। पंडित वो बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक को, कि पॉलिटिकल पंडित जो हैं दिल्ली वाले वो क्या सोच रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि सर 180, 190, 200 तक सीटें आएंगी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये सारे के सारे मुंह की बल गिरेंगे, क्योंकि अपने दम पर बीजेपी की सरकार बन। थर्ड राउंड के बाद उनको एक आज की चर्चा में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो हो चुका, जो इतिहास है, जो लेगेसी है, उसको आज की खबरों के साथ साथ लेके चलते हैं। एक बात और चल रही है अभी मनोज जी, कि ये भी शायद और योगी मोदी जी के खाते में ही जाए, कि वो कह रहे हैं कि भारत को वो पूरी तरीके से भारत की पॉलिटिक्स को बाइपोलर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब अपोजिशन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने अगर आपको टिकना है तो ये गठबंधन करके कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को मजबूत करो। ये सुन रहे ना चर्चा आप, पिछले बार एनसी भी मिल जाए, टीम सी भी मिल जाओ, जगन रेड्डी भी मिल जाओ, सब कांग्रेस, एक टेंट होगा कांग्रेस का टेंट बस, और उसका नेता राहुल गांधी। यही सबसे बड़ी समस्या है ना। मोदी जी ने कहा और बहुत सारे लोगों का बात है, लेकिन जब राहुल गांधी की बात आती है तो विश्वास कितना बड़ा। ममता के ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उनको मानते हैं कि लोग एक लीडर है, हो सकता है कि कल वो वोट ले आ सकती हैं,
लेकिन राहुल गांधी को तो नेता मानने के लिए ही नहीं तैयार होते हैं। जब वो केरला गए तो लोगों का ये था कि उनको विश्वास नहीं कि हम उत्तर प्रदेश से जीत सकते हैं या आगे भी हम जीत सकते हैं। तो केरला गए किसके कारण? कि वहां उनको पता था कि पार्टी का एक मजबूत वहां पे बेस है। वायनाड वायनाड गए तो वायनाड में एक पार्टी का मजबूत बेस है और उसमें हमको समर्थन मिलेगा, वहां से जीत गए। जो लीडर अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं जमा पा रहा है कि हमें एक सीट पर जीत कर आए, अदी बड़ौदा से उठकर इन्होंने बड़ौदा के साथ साथ बनारस का प्रधानमंत्री ने क्षेत्र को चुना था, तो उनका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था कि वो जीतने के लिए आए हैं और वो जीत कर जाएंगे। दोबारा उन्होंने वहीं से लड़ा, बनारस से, और जब लड़ा तो बहुत सारी उसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि लग रहा था कि वो सीट बच जाएगा। इसके बाद भी उन्होंने लड़ा और आगे के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा।